मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका सभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र पे है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल विल पावर जर्नी और एक नई श्रृंखला आज के असली हीरो के पहले एपिसोड में। और इस श्रृंखला में जो भी एपिसोड्स होंगे उसमें हम आपसे मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो आज हम सभी के प्रेरणा स्रोत और आदर्श हैं। तो जब भी कभी दिल्ली का नाम लेते ही दिमाग में अगर कोई शब्द आता है तो वो है यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि यूपीएससी क्लियर करके अफसर बनने का सपना। हर साल लाखों स्टूडेंट्स, लाखों एस्पिरेंट्स दिल्ली आते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो यूपीएससी क्लियर करके अफसर बनेंगे, इसी सपने के साथ। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो शख्सियत जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में सिर्फ एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया बल्कि अब तक हजारों लाखों स्टूडेंट्स को आईएएस बना भी चुके हैं। और जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनके विचारों में जो गहराई और जो ठहराव है उसके हम सभी कायल हैं। आज हर आयु वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं और अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं दृष्टि आईएएस के फाउंडर, हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमारे आदर्श डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का। इनकी कहानी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 1973 से, यानी 26 दिसंबर 1973 से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। इनका जन्म वैसे तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन इनकी जो परवरिश है वो हरियाणा में हुई। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मूल रूप से इनका जन्म हरियाणा में हुआ, ऐसा पाया भी गया है जो भी वेबसाइट्स वगैरह जहाँ भी लिखित रूप में ये जानकारी उपलब्ध है। तो यहाँ पे उनका, और ये बचपन से भी काफ़ी मतलब ब्रिलियंट रहे हैं और इनके माता पिता हिंदी साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं। तो इसी कारणवश इनका भी जो लगाव है वो हिंदी साहित्य के प्रति शुरुआती दिनों से ही रहा है। और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए, एमफिल और पीएचडी भी की है। इसके अलावा इन्होंने डीयू और भारतीय विद्या भवन से अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने समाज शास्त्र और जनसंचार में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि भी क्वालिफाई किया हुआ। तो सबसे पहले जो इनका नाम है डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, तो इनके नाम के पीछे जो दिव्य कीर्ति शब्द लगा है इसके पीछे की क्या कहानी है ये हमको सर ही बताएं। तो सर, आपके नाम के पीछे जो दिव्य कीर्ति लगा है इसके पीछे की कहानी क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मेरे नाम में जो दिव्य कीर्ति है उसका संबंध मतलब मेरी चॉइस से नहीं है, मेरे फैमिली से है, परिवार से है। मैं जिस परिवार से हूँ वो परिवार आर्य समाज को मानता है और आर्य समाज की एक विशेषता है कि वो जाति व्यवस्था को खारिज करते हैं। तो हमारी फैमिली में कास्ट सिस्टम काम ही नहीं करता है। हमारे बच्चों को परिवार में ये बताया भी नहीं जाता कि जाति क्या है, हम किस जाति से हैं। तो वो परंपरा कम से कम 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी उस जनरेशन में बहुत सारे लोग साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी भी साहित्यकार हैं, उनको हरियाणा के साहित्य अकादमी से कई अवार्ड्स मिले हैं, कई उपन्यास लिखे उन्होंने। तो उस समय उन साहित्यकार परिवार के लोगों में एक राय बनी कि बच्चों के हम कास्ट नेम तो नहीं लगाएंगे, तो क्यों ना कुछ मौलिक सा नाम रखें जो साहित्यिक सा हो। तो ऐसा हमारे पूरे खानदान में 3-4 परिवारों में हुआ, उनमें से एक हमारा परिवार था। तो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा भाई हूँ और हम तीनों भाइयों के सरनेम अलग अलग हैं। बड़े भैया का सरनेम मधुवर्षी है, दूसरे भैया का सरनेम प्रियदर्शी है, मेरा सरनेम दिव्य कीर्ति है। विकास सर ने अपने जो जीवन की शुरुआत है, या हम कहें कि अपने जॉब यानी नौकरी की जो शुरुआत है, इन्होंने डीयू से ही अध्यापन के रूप में किया। यानी वहाँ से उन्होंने अपने पढ़ाना शुरू किया डीयू के बच्चों को। इन्होंने 1996 में ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनका मन नौकरी में नहीं लगा। पहले तो इन्होंने एक दिन लेट ही ज्वाइन किया और दूसरी बात कि इन्होंने 1 साल के अंदर ही इस्तीफ़ा दे दिया। और जब इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया तब इनकी आयु लगभग 22 वर्ष की थी। और इन्होंने जो पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो किस तरह से इनके मार्क्स थे और इन्होंने क्यों छोड़ा, क्या उसके पीछे की वजह थी, ये आप सर के माध्यम से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर, आप विस्तार से बताइए कि कैसी रही आपकी
जर्नी जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट की रही? सच ये है कि 1996 में जब मैं करीब 22 साल के आसपास का था, पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा सिलेक्शन पहले प्रयास में हो गया था यूपीएससी में। मैंने ललन टॉप में बताया था कि मेरा रोल नंबर क्या था, 97484 रोल नंबर था, 96 का अटेम्प्ट था, 384 रैंक मेरा आया था। फिल्म्स में सोशियोलॉजी विषय था, मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य विषय थे। अगर आप इससे और ज़्यादा जानना चाहें तो मुख्य परीक्षा में मेरे हिंदी साहित्य में 343 नंबर थे, जीएस में 321 नंबर थे, सोशियोलॉजी में 247 थे, निबंध में 112 थे और इंटरव्यू में 156 नंबर थे। और क्योंकि पहला अटेम्प्ट था उसकी याद रहती है जहन में। कुल 1169 नंबर आए थे, 384वां रैंक आया था। क्योंकि मैं माइल्ड नॉक नहीं पाया गया था उस मेडिकल टेस्ट में, तो मुझे सीआईएसएफ की सर्विस नहीं मिल पाई थी, असिस्टेंट कमांडेंट की। फिर मुझे सीएसएस नाम की एक सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर मुझे मिला था। मेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने ज्वाइनिंग एक दिन लेट की थी, 1 जुलाई के बदले 2 जुलाई को की थी। इस मूड से की थी कि रिजाइन करना ही करना है। और जल्दी ही फिर ऐसी स्थितियां बनी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी मुझे फील हो रही थी ऑफिस काम करने में, तो मेरे ख्याल से मैंने 8-10 महीने शायद काम किया होगा, फिर रिजाइन कर दिया। जिस दिन परिवार में सब लोग सहमत हो गए, उन्हें ये भरोसा हो गया, वैसे भरोसा हमेशा रखते थे मेरे ऊपर, उन्हें जब ये भरोसा हो गया कि ठीक है, उसूल वही है कि एक ही जिंदगी है, सारे प्रयोग उसी में करने हैं, उसी में प्रयोग करना है, उसी को जीना है। ये चांस तो है नहीं कि एक में प्रयोग करें दूसरी को जिएंगे। तो जो नौकरी अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्यों उसको ढोता, तो फाइनली उसको मैंने छोड़ दिया। और आगे की कहानी को हम जारी करने से पहले चाहेंगे कि सर से हम कुछ सवाल जवाब कर सकें, जो कि आप लोगों के सवाल हमारे पास तक आते रहते हैं, हमारे मन के सवाल हैं, या हम सभी के बीच ऐसा होता रहता है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन लेते वक्त हम ज़्यादा प्रैक्टिकल या इमोशनल होने की वजह से ऑन टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इमोशंस में आके बहुत बड़ा फैसला मत कीजिएगा, चाहे वो करियर का हो, चाहे पार्टनर का हो, चाहे कोई भी फैसला हो। प्रैक्टिकल इतना नहीं हो जाना है कि आप मशीन, रोबोट या पत्थर बन जाएं। क्योंकि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, यदि आप इमोशनली सक्सेसफुल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली वेलबींग के स्टेट में नहीं है, तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है, एकदम मीनिंगलेस है। सो द सक्सेस इन टोटलिटी नीड्स इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। इसलिए इमोशंस को खारिज करके जिएंगे तो शायद कुछ अचीवमेंट्स बड़ी हो जाएं, पर वो किसी काम की नहीं। केवल इमोशंस पे चलेंगे तो हो सकता है कि अचीवमेंट जिंदगी में ज्यादा हो ना पाए। तो बैलेंस की बात है, और सबसे अच्छा तरीका है जब बहुत इमोशंस हो, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ एक तरीका मैं जो अपनाता हूं, उस क्षण में फैसला नहीं करना है। कुछ भी हो, कोई कितना भी प्रेशराइज करे, सिर्फ इतना बोलिए कि मैं 24 घंटे बाद बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचूंगा इस। और यदि आपने उस मोमेंट से खुद को बाहर निकाल लिया तो फिर आप डिटैच होकर देख पाएंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी रहे, इमोशनल एलिमेंट भी रहे, वो फैसले सबसे अच्छे रहेंगे लाइफ के लिए। मैं आपको एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, अफेयर में थे, एक का सिलेक्शन हो गया, अब उसके सामने क्राइसिस ये है, स्पेशली किसी लड़की का हो गया, लड़के का नहीं हुआ। अब हमारी सोसाइटी में ना, लड़की ऊंचे पद पे हो, लड़का ना सफल हुआ हो तो बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, उनको शायद दिक्कत नहीं है। अब वो लड़की प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं ये कह के अगर हट जाती है और शादी करती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो बहुत सफल है। आई नो मैनी सच पीपल पर्सनली, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी का। मैंने जनरली पाया है कि वो लोग लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे बाद में, क्योंकि सफलता के नाम पर, प्रैक्टिकल होने के नाम पे ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ वो रह नहीं सकते ठीक से। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आईएएस बने, आईपीएस बने, जिनको करोड़ों रुपए के दहेज के ऑफर्स आए, साफ ठुकरा के कहा कि मैं जिंदगी एक ही व्यक्ति के साथ गुजार सकता हूं जो मेरे साथ है। और एक प्रश्न और है, उसको भी पूछ लेते हैं, फिर आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सर कई बार हमारे साथी या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ कर रहे होते हैं, या मतलब किसी भी लक्ष्य के पीछे चल रहे होते हैं, बड़े इत्मीनान से चल रहे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, या फिर हम यूं कहें कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? जब आप अपने से कमजोर को देखेंगे, आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन टारगेट पूरा हो जाएगा मोटिवेशन आ जाएगा, जिस दिन टारगेट पूरा नहीं होगा डिमोटिवेशन आएगा। जिस दिन टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप मोटिवेशन के साथ लौटेंगे, जिस दिन खराब आएंगे डिमोटिवेशन होगा। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन आप मोटिवेटेड हैं उस दिन आप वजह बन गए कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है, और लगातार डिमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी। इन दोनों से बचना है। तो डिमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि जिंदगी बहुत खराब चल रही है, तो मैं जो करता हूँ
अच्छा लगेगा आपको। मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ, ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉग्निटिव लेवल पर बात करूँ, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो मैंने आपको बताया और सर ने भी आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया, और हालांकि उन्होंने जॉब नहीं की और उनको पढ़ाना पसंद था तो उन्होंने पढ़ाना चुना, लेकिन पढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होना जरूरी होता है। तो ईयर 1999 में सर ने एक कोचिंग की स्थापना की जिसका नाम आप सभी जानते होंगे और मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो जानते ही होंगे, जो कि दृष्टि आईएएस के नाम से इस समय तो बहुत ही असीम ऊंचाइयों को छू रही है। तो उसकी स्थापना इन्होंने 1999 में की और अध्यापन कार्य वहाँ पर शुरू किया। बहुत से बच्चों को इन्होंने सिखाया और अब तो खैर काफ़ी बड़ी टीम है और लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं इनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ते हैं। और उसके ठीक पहले 1998 में सर ने डॉक्टर तरुणा वर्मा से शादी की, जो कि इस समय दृष्टि आईएएस की डायरेक्टर हैं और सर के हर एक लक्ष्य में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब इसी तरह हम अपनी इस कहानी को जारी रखेंगे, इस बायोग्राफी को लास्ट तक जरूर खत्म करेंगे, लेकिन बीच में जो कुछ प्रश्न हैं, हम आम जनमानस के बीच से जो प्रश्न उठते हैं आध्यात्मिक रूप से कहें या दार्शनिक रूप से, तो उनके जो उत्तर हैं, हमने आपने कई वीडियोस में, सर के कई इंटरव्यूज में ऐसा देखा है कि ये जो भी जवाब देते हैं बड़े तार्किक ढंग से, बड़े इत्मीनान से, ठहराव के साथ जवाब देते हैं और उसमें हमें अपने प्रश्नों का उत्तर, अपनी समस्या का हल मिल ही जाता है। तो फिर से हम एक प्रश्न कर लेते हैं सर से, उसके बाद फिर आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। सर, हमारी सोसाइटी में जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, तो हमने कई बार देखा है, या जो भी सफल या असफल लोग हैं, आपके साथ शायद ऐसा कभी हुआ हो, तो ऐसा होता है कि जो लोग भी हमसे जुड़े होते हैं तो उनका जो प्यार हमें मिल रहा होता है वो हमारी सफलता या असफलता पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम सफल हो जाते हैं तो वो हमें सर आंखों पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर हम असफल हो जाते हैं तो फिर वो हमें क्रिटिसाइज करने में एक भी कसर नहीं छोड़ते। और फिर शायद ऐसा जब होता है हमारे साथ तो हम डिप्रेस फील करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कोना अपना ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं, या तुम्हारे पास रसूख है, या तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे 2000 फॉलोवर्स हैं, या तुम्हारे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन सबको देख के प्यार ना करे, इन सब से इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करे। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास आमतौर पर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या उस समय कम से कम एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो काम कीजिए जम के और काम को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अगर काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने बॉस से बात करके थोड़ा सा ट्वीक करवाइए काम को, कि मैं अगर ये काम करूँ ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हो सकता है आपकी नेचर का काम मिले, स्वधर्म के अनुसार काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ऐसा होता है। और काम के साथ साथ शाम को थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लीजिए, कभी थोड़ा इश्क विश्क करते ही होंगे आप लोग इस उम्र में है, और नहीं भी करते तो करना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो जीवन का क्या मतलब है। रोबोट और इंसान में जो थोड़े बहुत अंतर बचे हैं आज के दौर में, एक यही तो है कि आप इमोशनल बीइंग हैं और रोबोट इमोशनल बीइंग नहीं है। यदि इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या जिएंगे उसके बाद। तो फिर देखते हैं कि जब दृष्टि आईएएस की स्थापना हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे छात्र संख्या बढ़ने लगती है और जैसे जैसे छात्रों को सफलता मिलती है उस तरह से इस कोचिंग का नाम भी काफ़ी प्रचार में आता है। काफ़ी नाम कमाया इस दृष्टि आईएएस ने और इस समय हिंदी माध्यम की टॉप कोचिंग है। और दृष्टि आईएएस कोचिंग को कहें या हम कहें कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी को, इनको सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब इनकी एक छात्रा किरण कौशल ने पूरे भारत में हिंदी माध्यम में 3री रैंक हासिल की और ये अब तक की हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। और अभी भी लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं जो भी यूपीएससी की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं वो इस कोचिंग संस्थान से पढ़ रहे हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। और सर की ठहरावमयी भाषा और उनका जो व्यक्तित्व है वो हमें अपनी ओर खींच ले जाता है। अगर आपको भी
कोई भी समस्या आ रही हो जिंदगी में, या कुछ भी आप सोच नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब इस तरह से कोई भी डाउट आपके मन में हो, तो आप एक बार दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, या फिर विकास देवी कीर्ति सर का भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आप विजिट करिए और आपको आपकी समस्या का समाधान बहुत ही बेहतर ढंग से मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं सर से और एक दो प्रश्न है जो करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस जर्नी को एंड करूँगा। सर, जैसे कई बार हम लोग कुछ काम शुरू कर रहे होते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, उसके पीछे जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी ये लगता है कि इस काम में हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं। तो इस तरह से विचार मन में आते रहते हैं, यानी निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये जो फियर ऑफ फेल्योर है, इस पर आपके क्या विचार? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है, ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो, हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज़ हैं उन सब का एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हों, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, वो सब रहेगा तो हार्मोन्स जो हमारे दिमाग में आते हैं उससे, फिजिकल एक्टिविटी से, जो एंडोर्फिन्स वगैरह हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामाइन वगैरह है, वो रिलीज होते रहें तो हम वैसे भी बहुत फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फेल होना तय है, करूँगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊँगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का। और वैसे तो प्रश्नों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो को हम जल्दी ही समाप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और आखिरी प्रश्न सर से ये पूछना चाहेंगे कि जब कभी हमें एंजाइटी फील होती है तो वो सिचुएशन एक बहुत ही यह कहें कि डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, ये आप अपने कम और उचित शब्दों में बताएंगे तो बहुत बेहतर होगा। और हमारे दर्शक भी और हम भी कभी न कभी इसका एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपके इस पर क्या विचार है, क्या राय है, जरूर बताइए। सबसे आसान तरीका है, ठीक उस समय एंजाइटी जैसे शुरू होने लगे उस विषय पर सोचना नहीं है, काम इतना ही करना है। पर इतना आसान नहीं, अब जिस पे नहीं सोचना चाहेंगे सारे विचार उसी पे आते हैं उस समय। तो अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन कर लो, वो सब उस समय होता नहीं है, मुझसे तो नहीं होता है, आपसे शायद हो जाता हो, मुझसे तो नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका उस समय आपको फिल्म देखना शुरू कर दें या रील्स देखना शुरू कर दें। रील्स में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं 10-10 सेकंड के। मैंने पहली बार अभी इंस्टाग्राम 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही डाउनलोड किया, तो एक दिन गलती से रील चल पड़ी, तो मुझे लगा सही चीज है तो अब मैं दिन में 2-4 बार 5-5 मिनट रील्स देख लेता हूँ। उसमें बहुत जोकर टाइप के लोग भी होते हैं, बड़ी हंसी आती है, हंसी मजाक भी, कभी डांस देख लिया, कभी कुछ देख लिया, लेकिन कुल मिला के मन लग जाता है। तो अगर आप रील्स रात दिन देख रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन 1 घंटे में 1 मिनट रील देख के अगर आपका मन बहल जाता है तो क्या बुराई है। तो जब भी ऐसा एंजाइटी जैसा हो, कुछ तुरंत दिमाग बदलिए, कोई गेम खेल लीजिए, सबसे अच्छा है रनिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए या तेज गति से चलिए। सर से कई प्रश्न करने के बाद और उनकी जीवन की जो बहुत ही कुछ सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी को बताने के बाद, हालांकि इनकी जीवन गाथा, इनके दर्शन शास्त्र को सीमित शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा असंभव सा है, इस वजह से मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि अगला जो हीरो है उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और सर के लिए भी एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अक्सर मैं कई बार भूल जाता हूं बताने को कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी अगला वीडियो हो वो सबसे पहले पहुंचे सिर्फ आपके पास। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। थैंक यू सो मच।